हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेडिवल हिस्ट्री के साथ शुरू कर लिया था। मेडिवल हिस्ट्री हम लोगों ने देखा था। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने अरब कॉन्क्वेस्ट और जो तुर्किश कॉन्क्वेस्ट था उस टॉपिक के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी किया, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि जो तुगलक डायनेस्टी था, खिलजी डायनेस्टी था और क्या बोलते हैं जो स्लेव डायनेस्टी था, फिर लोधी डायनेस्टी था। वो जितना ही टॉपिक था वो हम लोग डिस्कस कर लिया। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेडिवल हिस्ट्री का, मतलब आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को खत्म कर देंगे यहीं पर। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारा जो अभी लास्ट का जो टॉपिक है वो आपको मुगल हिस्ट्री के बारे में है। तो हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बीपीएससी पीटी के लिए। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपको मुगल एम्पायर के बारे में। अगर हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर की यहाँ हम बात करें, अगर हम हिस्ट्री ऑफ यहाँ मुगल एम्पायर की यहाँ हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, तो आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर है आपको यहाँ। तो ये देख सकते हैं जो जितने मुगल एम्पायर हैं, चाहे वो मतलब आपको बाबर हो या चाहे वो आपको बाबर के जो मतलब बाबर का जो सन था, आपको बेटा था, वो हुमायूं हो या अकबर हो आपको, या अकबर का फिर आप देख सकते हैं जो आपको जहांगीर हो, फिर शाहजहां हो या औरंगजेब हो। तो ये जितने भी मुगल एम्पायर है उनका मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल मतलब जो पिक्चर था वो लिया। अगर यहाँ पर अगर आगे जाएं आप, तो सबसे पहले बाबर के बारे में देखते हैं। तो बाबर जो आपको बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर वाज बोर्न एट समरकंद में जन्म हुआ था। जो बाबर के जो फादर थे वो रूलर थे आपको कहाँ के, फरगाना के रूलर थे। बाबर ने क्या किया, तो लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज बियरली 11 ईयर्स ऑफ एज। जब बाबर 11 साल का था उसी समय उसने अपने पिता को खो दिया। द राइवल उज्बेक किंगडम हैज थ्रेटेन्ड, वहाँ उज्बेकिस्तान में जो मतलब किंगडम था आपको, वो थ्रेटन किया फरगाना किंगडम को, जिसमें मतलब कि बाबर का जो बाबर के जो पिताजी जो रूलर थे वहाँ के, तो फरगाना किंगडम के, तो उस जो फरगाना किंगडम था उसको मतलब उज्बेक किंगडम ने वो क्या किया, थ्रेटन किया। बाबर क्या किया उस मतलब जो जो लड़ाई हुआ उसमें क्या किया, वो बाबर हार गया। तो ही हैज़ टू मूव टुवर्ड्स, उसके बाद बाबर जो खोज में निकला वो इंडिया के टुवर्ड्स निकला, क्योंकि वो बाबर हार गया तो कहीं तो उसे मतलब कोई मतलब एरिया तो चाहिए रूल करने के लिए। तो वो क्या इंडिया की खोज निकला, तो वो इंडिया पहुंचा। तो ऑन द वे ही कंकर्ड, जो मतलब इंडिया पहुंचा उस मतलब जो रास्ता में तो काबुल को उसने क्या किया, एनेक्स किया, कंकड़ किया। फिर जो 1504 में फिर डिक्लेयर ही में बादशाह, अपने आप को क्या किया, बादशाह डिक्लेयर किया। अगर नेक्स्ट देखें तो ही रिसीव 2 लेटर्स फ्रॉम इंडिया। एक जो लेटर्स था वो दौलत खान लोधी का, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ पंजाब था। लोधी डायनेस्टी में पढ़ा था, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड का जो ये डायनेस्टी था आपको। तो उसने एक लेटर लिखा और एक लेटर आपको राणा संगा ऑफ मेवाड़ के बारे में, राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने लिखा। तो वो दोनों लेटर ने लिखा, उसमें बाबर को बोला गया कि आप मतलब इंडिया आए और हमारे साथ मतलब लड़के मतलब हमारा साथ दीजिए, जिसमें मतलब कि आपको जो लोधी डायनेस्टी का जो मेन रूलर था उसको हटाना है। तो ये 2 लेटर से बाबर क्या हुआ, इंकरेज हुआ। फिर बाबर फाउट किया गया इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम लोधी जिस समय उस समय गद्दी पर था, इब्राहिम लोधी जो रूल कर रहा था। तो उस समय जो बाबर फाइट किया, उस बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता है, जो 1526 हुआ। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का ये डेट याद रखेंगे, ये डेट भी पूछा जाता है, ये ईयर भी याद रखेंगे, और ये मतलब मंथ भी। अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो बाबर वाज सक्सेसफुल, बाबर क्या हुआ इस बैटल में, सक्सेसफुल हुआ। तो क्योंकि सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि उसका सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स बाबर ने अपनाया, जिसका नाम तुलगमा होता है। ये याद रखना, तुलगमा क्या होता है, एक मतलब मिलिट्री टैक्टिक्स होता है जो बाबर ने अपनाया था, जिसके कारण क्या हुआ, उसने मतलब इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अगर आगे देखें हम लोग, तो ही ऑल्सो यूज्ड कैनन्स। उसने मतलब कि बैटल्स में जो कैनन्स होता है, जो तोप होता है, तोप उसने यूज किया। और सर्विस ऑफ मास्टर गनर्स, उस्ताद अली मुस्तफ़ा, इन लोगों का इसने यूज किया, जो मास्टर गनर था आपको। तो ये बाबर का जो डिसीजन था इंडिया में क्रिएटेड टेंशन, राइवलरी बिटवीन राणा संगा और राणा संग्राम सिंह और बाबर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब बाबर, राणा संगा ने तो उसी मतलब बाबर को इनविटेशन दिया था कि आप आके यहाँ पर हम लोग सब मतलब साथ देकर और लड़ाई करके और इसको हटाना है इब्राहिम लोधी को। लेकिन बाबर क्या किया कि एम्बिशियस रूलर था, उसने क्या किया कि इंडिया में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि बाबर मतलब फिर राणा संगा से क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गया। तो फिर बाबर जो डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, जिहाद डिक्लेयर किया, कि मतलब जिहाद में इसका होता है होली वार, मतलब कि मतलब अच्छाई के लिए लड़ना। तो बाबर ने फिर जिहाद डिक्लेयर कर लिया। तो अगर हम बैटल की बात करें, तो बैटल ऑफ खानवा की अगर बात करें, ये 1527 में बैटल ऑफ खानवा फाउट किया गया था।
इसमें ये बैटल किसके बीच में होता, बाबर के बीच में होता, राणा संगा ऑफ मेवाड़ के बीच में होता। फिर उसमें महमूद लोदी भी था, यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, एंड हैसान खान मेवाती। तो इस सब के बीच में क्या हुआ था, बैटल ऑफ खानवा होता है, ये याद रखना। 1527 में हुआ था। 1526 में क्या था वो आपको, बैटल ऑफ पानीपत था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद आफ्टर वार ही टुक द टाइटल गाजी। तो क्या किया बाबर, आपको उस वार में फिर से जीत गया वो। इतना आर्मी के बावजूद ही बाबर क्या किया, जीत गया, क्योंकि उसका जो मिलिट्री मिलिट्री टैक्टिक्स था वो बहुत सुपीरियर था। तो वो जीत गया। तो उसके बाद उसने टाइटल अपनाया, वो टाइटल का क्या नाम था, गाजी, जिसका मतलब था विनर। तो यहाँ हम देखिए फर्स्ट जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, आपको जो फर्स्ट हुआ था वो कौन सा हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में, डेट याद रखना। 1520 ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर 1527 की बात करें तो बैटल ऑफ खानवा आपको हुआ था। 1528 की बात करें तो बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, इसमें राजपूत रूलर मेदिनी राय को बाबर ने डिफीट किया था, हरा दिया था। 1529 की बात करें तो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा बिहार, अगेंस्ट यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, दैट इज महमूद लोदी। तो 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था। फिर 1530 में बात करें तो डेथ ऑफ बाबर हुआ। उसके बाबर ने इतना ज्यादा लड़ाई किया कि उसे मतलब बोला जाता है कि आराम करने का मौका नहीं मिला, तो वो बीमार पड़ के क्या हो गया, डेथ हो गया, मतलब मर गया। तो ये बाबर का आपका स्टोरी था। इतना ही याद रखना, जो बैटल बाबर ने फाउट किया, किस बैटल में उसने कहाँ जीता, किससे जीता, ये आपको याद रखना। जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो बाबर का जो बेटा था उसका नाम क्या था, हुमायूं। तो हुमायूं का जो रूल था 1530 से 40 के बीच में। उसके बाद हुमायूं का रूल हुआ, बीच में जो सूरी किंगडम आपको आ गया, उसके बाद हुमायूं का फिर से रूल हुआ। तो अगर हुमायूं की बात करें तो बाबर हैड बीन कंटिन्यूसली फाइटिंग, बाबर कंटिन्यूसली फाइट करता था, वार्स करता, इसलिए उसे मतलब टाइम नहीं मिला अपना मतलब एम्पायर को कंसोलिडेट करने का, और मतलब एक बोलते हैं कि आपको मतलब आराम करने का या एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह का मतलब बनाने का उसे समय नहीं मिला। देयरफॉर उसका जो सन हुमायूं था वो मतलब किंगडम को इनहेरिट किया। लेकिन वो जब इनहेरिट किया उस समय दो अफगान रूलर आपको रूल करता था, एक बहादुर शाह गुजरात था, एक शेर शाह सूर्या बिहार था। ये बहुत ही मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट रूलर बोल सकते हैं, या बोल सकते बहुत ही ग्रेट रूलर माना जाता है शेर शाह सूरी, जो सूरी एम्पायर है आपको बिहार का। तो अगर ये दोनों उस समय रूल कर रहा था आपको। तो अगर अगेंस्ट बहादुर शाह का बात करें तो हुमायूं वाज सक्सेसफुल बट शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन टू कंट्री। जो बहादुर साहब गुजरात था उससे मतलब आपको हुमायूं क्या किया, जीत गया, उससे जो वार हुआ, जो बैटल हुआ। लेकिन शेर शाह सूरी से क्या हुआ, तो दो बैटल हुआ, दोनों बैटल में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया। तो सबसे पहला जो बैटल हुआ ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप याद रखना, बैटल ऑफ चौसा। जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, चौसा ये क्या है, जगह बक्सर में, ये 1539 में हुआ। 1539 में दिस बैटल वाज हेल्ड बिटवीन बाबर एंड हुमायूं। सो बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ बक्सर बिलग्राम की बात करें तो ये कन्नौज कहाँ हुआ था, यूपी में, ये 1540 में। तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में, बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में। तो जो सेकेंड बैटल आपको जो फोर्स किया हुमायूं को फ्ली फ्रॉम इंडिया, उसके बाद हुमायूं मतलब दो बैटल में लगातार हारने के बाद वो इंडिया से क्या हुआ, भाग गया। तो हुमायूं स्टार्टेड ही जर्नी फ्रॉम ईरान, वो ईरान से आपको जर्नी स्टार्ट किया। ऑन वे ही इज गिवन शेल्टर बाय द राजपूत। और उसी मतलब दौरान जो मतलब रास्ता में एक राजपूत रूलर था, उसने उसे शेल्टर दिया अमरकोट में, जो सिंध पाकिस्तान में आपको। इट वॉज हेयर, यहीं पर जो फोर्ट अमरकोट था, जो हुमायूं वाइफ हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की वाइफ थी, उसने जन्म दिया किसको, अकबर को, जो एक महान रूलर निकल कर आपको आया। तो अकबर वाज बॉर्न इन अक्टूबर 1542। लेटर हुमायूं लेफ्ट टू ईरान। उसके बाद हुमायूं क्या किया, अपनी जो बेगम थी हमीदा बानो बेगम, उसको मतलब आपको वहीं पर अमरकोट में छोड़ के फिर वो अपना ईरान चला गया। अकबर वाज लेफ्ट एट फॉस्टर मदर महम अंगा। अकबर को क्या कर दिया गया, मतलब फिर अकबर को क्या किया, एक फॉस्टर मदर जो मतलब लालन पोषण की आपको अकबर की, उसका नाम था महम अनगा। तो उसके मतलब पास अकबर को छोड़ दिया गया। फिर हुमायूं ऑल्सो अर्न, हुमायूं को एक टाइटल, जो हुमायूं ने टाइटल एक अर्न किया था, टाइटल उसे मिला था, उसका नाम था इंसान ए कामिल, परफेक्ट मैन बोला जाता है एमॉन्ग द मुगल्स। मुगल्स में बोला था सबसे परफेक्ट मैन था, सबसे मतलब जो बिहेवियर की बात करें या मतलब जो नॉलेज की बात करें, वो हुमायूं को सबसे ज्यादा माना जाता है, इसलिए परफेक्ट मैन बोला जाता है, इंसान एक कामिल। तो ये आपको हुमायूं के बारे में आता है। इसके बाद हम और देखेंगे हुमायूं, लेकिन तब से उसके बीच में क्या किंगडम हुआ, जब हुमायूं मतलब आपको जब ईरान चला गया तो उस समय एक रूल बीच में हुआ, सूरी किंगडम, इसमें शेर शाह सूरी सबसे इंपॉर्टेंट और ग्रेट रूलर माना जाता है। अगर शेर शाह सूरी की यहाँ बात करें तो शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड था वो 1540 से 1545 तक था। तो शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड था, इसमें शेर शाह सूरी का जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था, फरीद था। वो उसने क्या किया था, टाइगर को मतलब बचपन में ही टाइगर को मारा था, जिससे उसका नाम शेर खान पड़ गया, तो उसी से शेर शाह सूरी नाम से फेमस हुआ। तो शेर शाह सूरी इज मोर फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वार्स के लिए, कंकेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो 1544 से 1544 में वो डिफीट किया मालदीव को, जो रूलर ऑफ मरवार था राजस्थान में। फिर 1545 में क्या किया,
कि जो मतलब घेराव हो गया फोर्ट कालिंजार में, तो ही सस्टेन इंजुरी एंड डेथ। तो उसी समय क्या हुआ, एक मतलब बोला जाता है कि जब मतलब लड़ने गया तो फोर्ट में क्या हुआ, जो उसका किला था उसको घेर लिया गया। किला घेरने के बाद जो मतलब जो तोप बोला जाता है कि मतलब वो बोला जाता है कि वो एक्सप्लोड कर गया, तो उसी कारण क्या हुआ, मतलब शेरशाह सूरी का मौत हो गया। तो ये आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, शेरशाह गेव हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू जस्टिस, जस्टिस को हाई इंपॉर्टेंस देता था। उसने क्या बनाया, सराय बनाया, रेस्ट हाउस। सराय का मतलब क्या, रेस्ट हाउस हो गया। ऑन दी हाईवेज पर जो सराय बनाया रेस्ट हाउस के लिए। फिर अपॉइंट किया कस्टेडियन, जो सहना होता है इस सराय के देखभाल करे, उसको सहना बोला जाता है। ही रिपेयर ग्रेट इंपीरियल रोड, जो जो हम ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं वो मतलब शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। ही इम्प्रोवाइज लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड। वो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, वो मतलब मेजरमेंट के हिसाब से वो मतलब लैंड रिवेन्यू सिस्टम को कलेक्ट करता था। तो लैंड को 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया था, फर्टिलिटी के बेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में। अगर एक कैटेगरी देखो, पहला तो गुड था, दूसरा क्या था मिडलिंग, तीसरा था बैड। जो ये क्या था, ये आपको 3 कैटेगरी था उसका। तो अगर यहाँ पर हम गुड की बात करें, तो जो गुड क्वालिटी ऑफ लैंड था, 1/3 ऑफ एवरेज जो प्रोडक्शन था वाज द डिमांड ऑफ शेरशाह सूरी। मिडलिंग में 30 kg और बैड में 16 kg। तो आप जैसे कि प्रोडक्शन करते हैं, जैसे 50 kg प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या था, 1/3 ऑफ एवरेज प्रोडक्शन वॉज डिमांड ऑफ शेरशाह सूरी। तो टोटल एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया, अगर मतलब जैसे मिडलिंग जो खेत है उसमें इतना हुआ, इसमें 16 किया, तो 32 kg आपको यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन का मतलब आपको यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन 32 हो गया। इसका 1/3 क्या हो गया, 10.6 विल बी टेकन बाय शेरशाह। तो देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब सेट आपको मेजरमेंट सिस्टम था लैंड रिवेन्यू का। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में था। अगर शेरशाह सूरी की और बात करें तो पट्टा सिस्टम डेवलप किया, जिसमें पट्टा पट्टा आज भी देखते हैं, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जो होता है उसे पट्टा बोला जाता है। कबूलियत जो सिस्टम था, एक्सेप्टेंस होता है, कबूल जिसको बोलते हैं, कबूल उसी से आया, कबूलियत सिस्टम, एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बनाया जाता है। कॉइन्स की बात करें तो शेरशाह सूरी ने जो कॉइन्स आपको लॉन्च किया था, रिलीज किया था, सिल्वर कॉइन्स ऑफ शेरशाह सूरी, जिसको रुपया बोला जाता है, जिसे आलम रूपी रूपी बोलते हैं, वो भी एक यहीं से टर्म रुपया से आया हुआ। कॉपर कॉइन्स की बात करें तो वो दाम जिसे बोला जाता है वो कॉपर कॉइन्स था। अगर हम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करें शेरशाह सूरी, तो बोथ लोकल लैंग्वेज है, हिंदवी एंड पर्शियन में लिखा गया। और कंटेम्प्रेरी जो सूफी राइटर था जो शेरशाह सूरी के समय में, मालिक मोहम्मद जैसी नाम था, जो उस समय रहा था। तो बोला था कि महमूद जैसी मोहम्मद, उसी ने आपको पद्मावत जो बुक था अवधी लैंग्वेज में लिखा, जिसका एक जो मूवी बना पद्मावत के बुक किसने लिखा था, मोहम्मद जैसी, जो मतलब आपको सूफी राइटर था, शेरशाह सूरी के समय में ये रहते थे। शेरशाह सूरी के अगर सन की बात करें, उसका नाम इस्लाम शाह था। आफ्टर हिज डेथ सूर किंगडम ब्रेकअप, उसके बाद क्या वीक सक्सेसर आपको आगे आ गया, तो क्या होगा, आपको किंगडम मतलब ब्रेक हो गया, किंगडम मतलब खत्म हो गया। तो फिर से हुमायूं क्या किया, वापिस अब जो देखा जब किंगडम ब्रेक हो रहा था, हुमायूं क्या हुआ उस समय मतलब बहुत सारा जो पावर था उसने एस्टेब्लिश कर लिया। तो वो फिर वो क्या किया, मतलब अटैक करके फिर उसने मतलब कब्जा कर लिया, जो इंडिया पर जो अटैक कर, तो फिर से मुगल किंगडम का क्या हुआ, शुरुआत हो गया। तो हुमायूं को बोला जाता है कि जो 1555 में था, मछुई वार, एक वार हुआ था, मच्छी वार बोला था, हुमायूं उसमें डिफीट कर दिया अफगान और पंजाब को। उसने क्या किया, दिन पना एक शेल्टर फॉर पुअर, दिन पना एक मतलब जो सिटी बनाया, उसमें बोला शेल्टर फॉर पुअर के लिए बनाया। लाइब्रेरी एक बनाया, शेड मंडल, ही डैड वाइल क्लाइंबिंग स्टोर, ये यही लाइब्रेरी से जब मतलब वो ऊपर या नीचे उतर रहा था, तो उसी लाइब्रेरी से मतलब लड़खड़ा के जो जो ये हुमायूं गिर गया, उसी समय इसका मौत हो गया। ये हुमायूं के बारे में था। अगर हम अकबर की बात करें, तो अकबर के बारे में आप देख सकते हैं, अकबर का जो टाइम पीरियड था 1556 से 1556 से 1605, इसका टाइम पीरियड था। तो इस जो अकबर को जो कोरोनेट किया था, कोरोनेट किसने किया था, बैरम खान ने किया। तो एक मतलब एबल उस समय अकबर का जो मेन जनरल था वो, उसका नाम बैरम खान था। उसी ने मतलब अकबर को पूरा सिखाया कैसे मतलब चलाया जाता है, जो मतलब कैसे रूल किया जाता है। तो अकबर के समय क्या होता, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। तो जनरल क्या था, आदिल खान सूर का जो जनरल था उसके बीच में सेकेंड बैटल। तो ये याद रखना, वो 1526 में 1526 में हुआ था, ये नवंबर 1556 में होता सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। रीजेंसी क्या, तो अरेंजमेंट वेयर काउंसिल बा फिर ट्रस्टेड पीपल कुड गाइड एम्परर। एक रीजेंसी डेवलप किया जिसमें क्या होता है, जो ट्रस्टेड नॉवेल्स होता है वो गाइड कर सके। मेंबर्स कौन था उसमें, बैरम खान भी मेंबर्स था, महामा अंगाना भी मेंबर्स था, जो फर्स्ट और मदर की बात करें आदम खान भी मेंबर था। तो ये अकबर के बारे में। और अकबर की बात करें वार कंकेस्ट की, तो वार कंकेस्ट में अगर देख सकते हैं 1561 में आदम खान को उसने मालवा सेंड किया लड़ने के लिए। फिर 1562 में अम्बेर में सेंड किया, बढ़म अरेंज मैरिज ऑफ हिज डॉटर हक्का बाई विद अकबर। उसमें 1562 में क्या हुआ, 1562 में अकबर का फिर अकबर ने मैरी किया इसकी डॉटर से, हड़का बाई विद अकबर। बढ़म अरेंज मैरिज ऑफ हिज डॉटर, अपने मतलब बढ़मल जो उसकी जो डॉटर थी उसका मैरिज उसने अकबर के साथ करवाया। 1568 में अगर देखें तो मेवाड़ उदय सिंह,
जयमाल एंड फतेह सिंह, यहाँ पर उसने क्या किया, जो कंकेस्ट हुआ। फिर 1572 की बात, अकबर कंकड़ गुजरात, गुजरात को उसने कंकड़ किया। तो उसी जो गुजरात के कंकस को कोमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उसने क्या किया, एक सिटी बनवाया जिसे हम लोग आज फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। ये क्या है, बुलंद दरवाजा। ये फतेहपुर सीकरी भी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमने आज मतलब जो आपको न्यूज़पेपर में देखा फतेहपुर सीकरी। ये भी क्या है, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया है, मेमोरेट करने के लिए किसको, गुजरात को जो इसने विक्ट्री प्राप्त की थी। अगर 1576 की बात करें, 1576 की, तो उस समय क्या होता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। जो अकबर उस समय जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ, अकबर क्या किया, मानसिंह को सेंड किया आपको फाइट करने के लिए महाराणा प्रताप से। फिर 1606 में क्या हुआ, कैप्चर किया आपको असीरगढ़ का जो फोर्ट था उसको कैप्चर किया। ये अकबर का टाइम पीरियड था, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट रूरल अकबर का जो बेटा था उसका नाम था जहांगीर। इसका जो मतलब एक और नाम है सलीम, जो बचपन का नाम सलीम बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड, जहांगीर के टाइम पीरियड की बात करें तो 615 से 1627 इसने रूल किया। तो अगर यहाँ देखें, जहांगीर गिव हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू जस्टिस एंड कंस्ट्रक्टेड अ चेन ऑफ जस्टिस। एक मतलब जस्टिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो मतलब जस्टिस हो, और चेन ऑफ जस्टिस एक एस्टेब्लिश किया। अगर यहाँ हम बोले तो एक बोला जाता है कि जहांगीर ने क्या किया था, एक घंटा लगवाया था बहुत बड़ा, मतलब अपने दरबार के सामने। तो अगर जिसे जस्टिस चाहे वो क्या करता था, उस घंटा को दबाता था। तो मतलब घंटा को अगर आप मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब जो घंटी बजा रहे हैं उस घंटा का, तो क्या होता था फिर उससे मतलब पता चलता है जहांगीर को किसी को कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए चेन ऑफ जस्टिस बोला था, कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो 1611 में जहांगीर वाज मैरिड टू मेहर उन निसा नूर जहां, जो नूर महल हम लोग नाम सुनते हैं, वो मतलब जहांगीर ने 1611 में उसके नूर जहां के साथ शादी की। अर्लियर इन 1608 की बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस रीज टू कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड आस्क परमिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत एंड द परमिशन। तो ये इंग्लिश जो आपको मतलब जो इंग्लिश आपको बोल सकते हैं, जो पीपुल था, जो ब्रिटिश था, सबसे पहला जो कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में। कब आया था, 1608 में। और उसने परमिशन मतलब मांगा जहांगीर से कि उसे फैक्ट्री लगाना है कहाँ, सूरत में। लेकिन परमिशन क्या हुआ, उस समय जहांगीर ने ग्रांट कर दिया। तो अगर उसके बाद बात करें तो 1615 में, 1615 में जो थॉमस रो था, पहले आपको हॉकिंस आया, उसके बाद थॉमस रो था, वो कोर्ट में विजिट किया, फिर से वो जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया। उस समय मुगल परमिशन दे दिया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को कि फैक्ट्री आप ईस्टर्न कोस्ट में, पहले तो सूरत में दिया, फिर ईस्टर्न कोस्ट में आप उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपको जहांगीर के बारे में था। अगर 1615 की बात करें तो पीस ट्रीटी साइन किया गया था बिटवीन द मुगल्स एंड द मेवाड़। जहांगीर रिटर्न कर दिया जितना भी आपको एरिया, अमर सिंह जो मतलब अमर सिंह को, जो सन ऑफ महाराणा प्रताप था, ऑन द कंडीशन दैट द आउटर वॉल्स ऑफ फोर्ट वुड नॉट बी रिपेयर। मतलब कंडीशन पर मतलब छोड़ दिया कि मतलब आउटर वॉल जो है मतलब किला का, उसे आप रिपेयर नहीं करना। एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ जहांगीर पीरियड दैट ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इनलिस्ट मराठा इन द मुगल आर्मी। बोला जाता है कि जहांगीर सबसे पहला मतलब वो मुगल एम्परर था जो जो मराठा का जो मतलब मराठा से सबसे ज्यादा, आप जानते हैं मुगल से सबसे ज्यादा जो लड़ाई होता था मराठा के साथ होता, तो मराठा को भी मतलब क्या किया, जो मतलब वो अपने मुगल आर्मी में इंक्लूड किया। इन द लेटर फेज नूर जहां बोला जाता है कि आफ्टर स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, मतलब राजपाट का जो मतलब संभालने की बात बोलते हैं या रूलिंग की बात बोलते हैं, नूर जहां इंटरफेयर करने लगी, यहाँ पर शाहजहां आपको मतलब निकल कर आया, उसने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया जहांगीर के खिलाफ। जो शाहजहां मतलब जहांगीर का जो बेटा था। तो अगर शाहजहां की बात करें, जो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था आपको 1627 से 57 तक था। जहांगीर वाज सक्सीडेड बाय शाहजहां, शाहजहां ने सक्सीड किया। अगर 1636 की बात करें तो शाहजहां कैप्चर अहमदनगर को उसने कैप्चर किया। ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर अ वार ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड अमॉन्ग हिज 4 सर्वाइविंग सन्स। तो लास्ट का जो मतलब साल था, उसमें क्या किया कि जो 4 सर्वाइविंग सन्स था, मतलब जहां शाहजहां का, उसके बीच में लड़ाई होना, जिसमें एक दारा सिकोह था, शाह शुजा था, औरंगजेब था, एक मुराद था। तो ये मतलब सब अपने अपने एरिया का, एक रूलर था, अवध का, एक बंगाल का, एक दक्कन का, एक गुजरात का। अगर तो फाइनली क्या हुआ कि औरंगजेब आपको विक्टोरियस हुआ, सबको मतलब मार के, मतलब औरंगजेब मतलब आपको गद्दी संभाला, और सब विक्टोरियस औरंगजेब बोला जाता। इस जो औरंगजेब अपना टाइटल जो रखा था, आलमगीर उसका टाइटल था। तो हम लोग अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था 1658 से 1707 टाइम पीरियड था। अगर औरंगजेब की बात करें तो ही वाज द मोस्ट पायस अमंग द मुगल रूलर, बोला था सबसे मतलब पायस रूलर था। इन हिज फ्री टाइम ही यूज्ड टू स्टिच स्कल कप्स। बोला जाता है कि औरंगजेब क्या होता था कि जो मतलब वो ऐसा मतलब टाइप का मतलब रूलर था औरंगजेब, कि बोला जाता है कि वो अगर काम भी करता था तो अपना जो खाना पीना, जो मतलब रहने का जो पैसा निकालता था, वो नहीं था टैक्स से मतलब निकालता था, वो जो अपना जो बेसिक नीड्स होता था वो पूरा करने के लिए वो जो पैसा कमाता था, वो स्कल कैप्स को क्या करता था मतलब बनाता था। स्कल कैप जो टोपी होता है, जो मतलब टोपी पहना जाता है आपको,
वो टोपी बना के वो मतलब बेचता था, तो वो मतलब बोला था। इसको मतलब औरंगजेब का को मतलब अगर बात करें तो औरंगजेब की, तो औरंगजेब को आपको लिविंग सेंट भी और जिंदा पीर भी बोला जाता है। ये मतलब आपको जो कुरान हो गया या किसी तरह का जो मतलब आपको बोल सकते हैं जो टेक्स्ट हो गया रिलीजियस टेक्स्ट, वो ज्यादा विश्वास करता था, उसको प्रमोट करता, इसलिए इसको जिंदा पीर भी बोला जाता है। बहुत सादा जीवन जीता था। However, it outlook toward the other religion was conservative, लेकिन दूसरे रिलीजन के मतलब जो दूसरे रिलीजन के खिलाफ बहुत ज्यादा खिलाफ था, मतलब एक तरह से कंजर्वेटिव था वो। उसने उसने बैंड कर दिया था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन जानते हैं, जो मतलब आज भी हम लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो अपना खिड़की से या अपने मतलब बालकनी से आपको मतलब एक तरह से बोल सकते हैं दर्शन देते हैं, बहुत सारे पब्लिक उसको देखने जाते हैं। उसी तरह एक झरोखा दर्शन होता था राजा का ही, मतलब अपने बालकनी से निकल कर पब्लिक को मतलब व्यू देना। और तुलादान, जो तुलादान होता था मतलब कि जैसे किसी तरह का गिफ्ट देना, उस तरह उसको क्या किसने बैन कर दिया। तो अगर औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब ऑल्सो फोर्स्ड कलमा टू बी इनग्रेव्ड ऑन कॉइन्स। जो कलमा होता है आपको मतलब जो इस्लामिक रिलीजन में जो कलमा की जो बात की जाती है, तो कलमा को उसने क्या किया कि इनग्रेव करवाया कॉइन्स पर उसने गुदवा दिया। औरंगजेब आर बैंड ऑल्सो बैंड नवरोज। नवरोज फेस्टिवल जो जानते हैं, जो बलबन ने शुरू किया था, आपको शुरू क्या किया मतलब औरंगजेब ने बैन कर दिया। ही ऑल्सो बैन म्यूजिक, म्यूजिक को ही बैन कर दिया। जो रॉयल बैंड था उसको छोड़ के सारे म्यूजिक को उसने बैन कर दिया। द आयरनी इज दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑन म्यूजिक वेयर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू इनटू पर्शियन टू प्रिंट। लेकिन आयरनी की बात यह है कि मतलब कि अगर बात करें तो बोला जाता है कि इसने सब चीज बंद कर, लेकिन आयरनी यहाँ पर यह है कि मतलब कि सबसे ज्यादा बुक जो ट्रांसलेट हुआ पूरा मतलब बोला सकते हैं मुगल पीरियड में, सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय में हुआ, जो संस्कृत से पर्शियन नहीं हुआ। उसने और क्या और बैन किया, हिस्ट्री राइटिंग बैन किया। वीणा प्लेयर को उसने मतलब बिना प्लेयर था वो, लेकिन वो हिस्ट्री राइटिंग को उसने बैन कर दिया। मुतासिब बोला जाता है, उसने अपॉइंट किया था मुतासिब को इन प्रोविंसेस टू सी वेदर पीपल वेर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द शरीयत और नॉट। तो ये इस्लामिक लॉ होता है जो शरीयत लॉ पर आपको मतलब चलता है, तो उसके लिए उसने क्या अपॉइंट किया, एक मतलब ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम था मुतासिब। तो उस ऑफिसर को उसने अपॉइंट इसलिए किया कि मतलब उसे देखने के लिए कि मतलब जो पीपुल है मतलब एरिया के या मतलब एम्पायर के, वो आपको उसके अनुसार शरीयत लॉ के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं। ही कंकर्ड बीजापुर, उसने बीजापुर को कंकर्ड किया। गोलकोंडा कंजर किया 1696 में, 1686 87 में। औरंगजेब का जो मतलब मौत हुआ आपको, ही डाइड इन 1707। तो ये औरंगजेब के बारे में था। तो इतना मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग देख लिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें, जो सोशल रिलीजियस पॉलिसी अकबर का था, वो सबसे ज्यादा अकबर के समय में रिलीजियस पॉलिसी आया था। तो अकबर फ्लोर जो जो हम लोग रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, अकबर सबसे ज्यादा टॉलरेंस राजा था, महान राजा माना जाता है। और इसलिए इसे हम सु ए कुल बोलते हैं। ये सुल ए कुल बोला जाता है, मतलब सारे रिलीजियस को टॉलरेट करता था। तो एक मतलब इसे सुलह कुल बुलाती है, आपको याद रखना सुलह कुल क्या होता है। फिर 1562 में उसने बैन किया फोर्सिबल कन्वर्सन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार। प्रिजनर्स ऑफ वार को आप फोर्सिबल कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी रिलीजन में। उसने 1563 में आपको पिलग्रिम टैक्स उसको बैन किया, बोलते हैं झजिया को भी इसने बैन किया। झजिया को टैक्स को बैन किया, जो औरंगजेब के द्वारा फिर से क्या किया गया, इम्पोज कर दिया गया। अगर बोले तो इसने इबादत खाना बिल्ड किया फतेहपुर सीकरी में। ये डिस्कशन होता था रिलीजियस मैटर्स पर, मतलब बहुत सारे रिलीजन्स के जो आपको जैसे आपको क्रिश्चियन रिलीजन्स के हो गए या हिंदू रिलीजन्स के जो मेन मेन जो बोला जाता है जो पुरोहित होते थे, या मेन मेन जो बोल सकते हैं आपको जो फादर्स होते थे मतलब जैसे क्रिश्चियन रिलीजन के, तो वो लोग यहाँ पर आपको डिस्कस करते थे। तो जैन में जैसे जिन जिन चिंद्रा सूरी हरियार सूरी हो गया, तो ये यहाँ पर डिस्कशन होता था। अगर हम लोग पारसी की बात करें तो दास्तर महराजी राणा, क्रिश्चियन हो गया मोन्सरेटू अक्वा विवा। तो ये मतलब आपको ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के जो मास्टर थे उनके साथ यहाँ पर डिस्कशन होता था। तो ये हमारा मतलब कि आपको अकबर के रिलीजियस रिफॉर्म। अगर 1579 की हम बात करें तो अकबर प्रोमलगेटेड महजार। अकबर प्रोमलगेटेड महजार इंटर इंटरप्रेटेड रिलीजन रिलीजियस टेक्स्ट एंड इट वाज फाइनल मुज एज मुजताहिद। तो ये क्या था अकबर का मतलब मजहार, एक मतलब क्या बोल सकते हैं रिलीजियस को इंटरप्रेट करके एक टेक्स्ट बनाया जिसका नाम था मुजताहिद। तो ये हमारा अकबर के बारे में था। अगर नेक्स्ट अगर हम आए यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आपको 1582 में 81 में बोला जाता है कि ये न्यू रिलीजन स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन इलाही, और इसको बोला था तौहीद ए इलाही। इसमें जो इसका मेंबर था वो बहुत कम ही मेंबर था, अबुल फजल था, फैजी था, बीरबल मेंबर था।
एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ऑफिसर ये सबको याद रखना, जो वजीर, वजीर किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता है। मीर बख्शी की बात करें तो ये मिलिट्री का हेड होता है, जो मतलब रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी ऑफ सोल्जर जो जितना भी देता है, ये मीर बख्शी हो गया। इंस्पेक्शन करता है सोल्जर्स का। तो न्यूज रिपोर्टर्स जो बोला जाता है, इसके अंदर जो होता है वाकिया नवीस होता है, वो मीर बख्शी को रिपोर्ट करता है। बरीद उसको स्पाइस बोलता है, रिपोर्टेड टू मीर बख्शी होता है, फिर बरीद जिसको बुलाता है। फिर तीसरा नंबर अगर देखें तो खान ए समान हो गया, मीर ए समान हो गया, इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड था। फिर सदर अस सुदूर हो गया, ए हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट था। काजी उल कुज्जत हो गया, चीफ जस्टिस था आपको। अहादी जिसको बोलते हैं जेंटलमैन ट्रूप्स था। वाला शाही बोलते हैं, रॉयल बॉडीगार्ड्स था। तो ये आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी मतलब ऑफिसर था उसका हम लोग ये नाम कम से कम याद रखें, जो पर्सियन नेम है। फिर अगर हम हायर टू लोअर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था एम्पायर में अगर देखें तो सबसे बड़ा हो गया, फिर सूबा हो गया, सरकार हो गया, परगना हो गया, विलेज हो गया। तो सूबा हो गया, इसका सूबेदार जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, दीवान लैंड रिवेन्यू को मेंटेन करता था। फिर सरकार की बात करें तो फौजदार था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता। फिर अलम गुजार था, जो लैंड रिवेन्यू को मेंटेन करता। तो एम्पायर, सूबा, सरकार, परगना एंड विलेज, ये आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में और बीपीएससी में और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में। तो ये आपको यहाँ याद रखना। अगर लैंड रिवेन्यू की हम बात करें तो लैंड रिवेन्यू जो अकबर के समय था, जो मुगल के समय में, मुगल्स रिवेन्यू डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड था। हमने देखा जो मतलब उसमें जो फर्टिलिटी, उसी हिसाब से लैंड को क्लासिफाई किया गया था, गुड हो गया या बैड हो गया, मिडलिंग हो गया। लेकिन जो फिक्स किया था लैंड रिवेन्यू को, कंटिन्यूटी ऑफ कल्टीवेशन वाज आल्सो टेकन, मतलब कल्टीवेशन किस हिसाब से हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसके हिसाब से भी कभी कभी डिसाइड किया जाता था। तो ये आपको कल्टीवेशन के लिए हो गया। अगर लैंड विच रिमेन अंडर कल्टीवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो उसे पोलाज लैंड हुआ। ये आपको याद रखना, पोलाज लैंड किसे बोला था, जो लैंड आपको मतलब कल्टीवेशन हर एक साल कल्टीवेट हो रहा है, हर एक साल उस पर अनाज उपज रहा है, तो उसे हम पोलाज लैंड कहते हैं। अगर हम अनकल्टीवेटेड लैंड को किसी मतलब एक साल के लिए छोड़ दें, उसे हम पड़ती लैंड बोलते हैं ना, पड़ती जमीन है, पड़ती लैंड बोला था। पड़ती लैंड पेड एट फुल रेट व्हेन इट वाज। लेकिन अगर जो अगर लैंड को फुल कल्टीवेट कर रहे हैं जैसे एक साल छोड़ने का, तो फिर हमें पूरा रिवेन्यू मतलब जो टैक्स था वो देना पड़ता था। लैंड विच रिमेन अनकल्टीवेटेड फॉर 2 to 3 ईयर, लेकिन 2 से 3 साल जो लैंड अनकल्टीवेट रहता था उसे हम लोग चाचर बोलते हैं। चाचर लैंड मतलब जो 3 साल से 2 साल अनकल्टीवेट, उससे मतलब कोई भी अनाज उस पर नहीं अगर उग जाते हैं, कोई भी अनाज नहीं अगर उस पर उग जाते हैं, तो उसे हम चाचर लैंड बोलते हैं। अगर यहाँ देखें तो व्हेन लैंड वाज नॉट कल्टीवेटेड फॉर मोर देन 4 ईयर, 4 साल से अगर ज्यादा किसी लैंड को हम अनकल्टीवेटेड छोड़ दिए हैं, उसे हम बंजर लैंड कहते हैं। बोलते हैं ना बंजर हो गया है, किसी तरह का अनाज हम इसको नहीं उगा सकते हैं। दीज लैंड्स वेयर असेस्ड एट कंसेशनल रेट, इससे मतलब बहुत ही कम मतलब जो रेट में बोला जाता है, इससे मतलब टैक्स किया जाता था। देयर वाज बेसिकली 3 सिस्टम्स ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो असेसमेंट होता था अकबर के समय। तो सबसे पहला अगर देख ले, मोस्ट कॉमन था, ओल्डेस्ट वाज कॉल्ड बटाई, जो बटैया जो हम लोग देखते हैं आज के समय में। गल बख्शी सिस्टम था, ये अकबर के समय में इंट्रोड्यूस। इन दिस प्रोडक्ट, इसमें क्या होता था, जो प्रोड्यूस था उसको डिवाइड किया जाता था प्रोटेस्टेंट्स में और स्टेट के बीच में फिक्स प्रोपोर्शन में। तो क्रॉप जो डिवाइड किया जाता था, तब क्रॉप वाज डिवाइडेड आफ्टर इट हैज बीन थ्रेश्ड और व्हेन इट हैज बीन कट, टाइड एंड स्टेक और व्हाइल इट वाज स्टैंडिंग इन द फील्ड। तो मतलब डिफरेंट तरह से, जैसे क्रॉप अगर थ्रेसिंग करने के बाद जितना क्रॉप बचा उसके हिसाब से आपको टैक्स दिया जाएगा, क्रॉप का डिवीजन होगा। नहीं तो जो खेत में जो फसल अगर उगा उसके हिसाब से भी दिया जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब इसे किया जाता था। दिस सिस्टम वाज कंसिडर वेरी फेयर सिस्टम बोला था, क्योंकि क्या होता है अगर जमीन के हिसाब से ले रहे हैं, उस पर फसल ही अगर उतना नहीं उपज रहा है, तो फिर आपको क्या होता है कि पीजेंट मतलब कि आपको ज्यादा मतलब कि वो देने में आपको दिक्कतें होगी, और ऊपर से मतलब बहुत सारा रिवोल्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर अगर क्रॉप के हिसाब से अगर आप टैक्स कर रहे हैं, जो अच्छा अगर फसल हुआ तो फिर वो सही है। तो इसलिए बोला था सिस्टम आपको फेयर था। बट इट नीडेड एनी आर्मी ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग और द रिपनिंग। लेकिन अगर आप सही से अगर जानकारी देना राजा को, मतलब जिस हिसाब से क्रॉप ग्रो किया है, तो उसके लिए आपको क्या होना है, ऑनेस्ट आर्मी को रिप्रेजेंट करना पड़ता था, अपॉइंट करना पड़ता था। अदर सिस्टम जो था उसका नाम था, आपको अनदर सिस्टम जो वाइडली यूज किया था अकबर के समय, उसका नाम था नासक और कनकुट। वो बेसिकली वो सिस्टम कौन था, रफ कैलकुलेशन किया जाता है अमाउंट पेबल बाय पीजेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। मतलब कितना अमाउंट वो, रफ कैलकुलेशन होता था कितना अमाउंट वो अपने पास में पे किया है, मतलब जो टैक्स, उसी के हिसाब से उसको पे करना पड़ता था। लेकिन सब हिस्टोरियन बोला जाता है, बोलते हैं कि मियरली अ सिस्टम कंप्यूटिंग द पीजेंट इज नॉट अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ असेसमेंट। तो ये आपको याद रखना, नास्कत और कंकूड भी लैंड असेसमेंट सिस्टम था। तो जो अदर सिस्टम है, आपको अनदर सिस्टम जिसकी बात करें, तो वो अनदर सिस्टम था लैंड असेसमेंट, उसको जबित बोला था, जब्ती सिस्टम लाता था। तो मेजरमेंट वो भी लैंड के मेजरमेंट पर ही किया था। जब्ती सिस्टम राजा तोदरमल ने क्या किया था, एसोसिएट मतलब उसको शुरुआत किया था, इसने इसका मतलब बनाया था। तो इट इज ऑल्सो नोन एज तोदरमल बंदोबस्त सिस्टम ही बोला जाता है। तोदरमल वॉज ब्रिलियंट रिवेन्यू ऑफिसर था शेरशाह के अंदर, उसके बाद उसने अकबर को ज्वाइन कर लिया।
उसका जो नेक्स्ट वर्ग है तो दहसाला और एन दहसाला, ये क्या था कि एक्सटेंशन ऑफ जब्ती सिस्टम था। जो इमीडिएट पास 10 ईयर्स का आपको एवरेज प्रोडक्शन होता है उसको अकाउंट में लेकर मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम, ये सब किसके अंदर था? ये अकबर के अंदर था। ये हम लोग को यहाँ याद रखना। तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकबर का। तो यहाँ मतलब जो मुगल एम्पायर था, जो मेन मुगल था, हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो अगर हम लोग आगे बात करें आपको नेक्स्ट यहाँ पर जो अगर मुगल एम्पायर में तो एक मनसबदारी सिस्टम था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनसबदारी सिस्टम। तो अगर मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो मनसबदारी सिस्टम को अगर यहाँ बोला जाता तो ये अकबर बोरोड दिस फ्रॉम मंगोल्स, ये मंगोल्स जो अकबर ने बोरो किया था 1577 में। मनसब मीन्स क्या होता है? रैंक होता है, रैंकिंग बेस्ड हेरारिकल सिस्टम होता है। एवरी ऑफिसर वाज रैंक इन रेस 10 to 5000 होल्डर ऑफ रैंक मनसब। जैसे आज हम लोग जो जैसे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं या बीपीएससी देते हैं उसमें क्या होता है? ऑफिसर का रैंक होता है। उसी तरह एक मनसब क्या होता है? एक रैंक होता था। जैसे आप मतलब ऑफिसर में आप आईएएस है या डीएम है या आईपीएस है तो आपको मतलब एक वो जो आप जैसे कि 1 से 10 तक है तो आपको ये रैंक मिलेगा, 10 से ये पोजीशन मिलेगा। उसी तरह की मनसबदारी सिस्टम होता था आपको मुगल पीरियड में। तो जैसे रैंक का जो सिस्टम होता था 10 से 5000 तक रैंक किया जाता था। होल्डर ऑफ रैंक को बोला था मनसबदार। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात है, एक्स को आपको 2000 जाट और 2000 यहाँ सवार है। जैसे 3000 जाट है, 3000 सवार है, 4000 जाट है, 4। इसका मतलब क्या हुआ? जाट हो गया कि जितना पर्सनल मतलब जितना उसको आर्मी दिया गया है मतलब मेंटेन करने के लिए, और सवार हो गया कि कितना कैवेलरी मैन दिया गया उसको, मतलब कि जो घुड़सवार होता है उसे यहाँ पर रखा जाता था, मतलब दिया जाता था ऑफिसर को। तो जाट हो गया स्टेटस, और सैलरी बताता था पर्सनल, मतलब कौन सा है आज, कितना उसको कैवेलरी मैन, कितना ऑफिसर, कितना घोड़ा दिया जाता था, उसे सवार बुलाया जाता। तो अगर यहाँ पर हम देखें जाट पर्सनल सैलरी स्टेटस दिखाता है। सवार की बात करें तो कैवेलरी मैन कितना दिया गया टू मेंटेन, मतलब मनसबदार को मेंटेन करना। अगर हम लोग यहाँ सवार रैंक की बात करें तो ये जाट रैंक होता है, बट कैन नेवर बी हायर। ये कभी भी आपको ये मतलब जाट रैंक कभी हायर नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, ये हायर नहीं होता है। बट इट कैन बी लोअर देन जाट रैंक, लेकिन क्या होता है जाट रैंक से लोअर हो सकता है। तो यहाँ क्या है कि आपको जाट बड़ा है और सावर क्या है उससे छोटा या इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जहांगीर के समय में क्या हुआ कि ये आपको जो जाट जो रैंक था वो 2000 जाट और 2000 सवार था, ये 2 अस्पा हो गया, मतलब उसको दोगुना कर दिया गया। ये 30 अस्पा हो गया, मतलब 3 गुना कर दिया गया। तो होल्डर ऑफ मनसाब को मनसबदार बोला जाता है। कैश में पे किया जाता था, कभी कभी लैंड में जो जागीरदार जिसे बोला जाता है उसमें पे किया जाता था उसको। मनसबदार जागीरदार इसी के अंदर ये आता है। ये आपको मुगल सिस्टम से हो गया। अगर मुगल सिस्टम मुगल पीरियड के अगर लिटरेचर की बात करें, जो पर्शियन लिटरेचर होता था वो बोला जाता था कि ईरान में डेवलप हुआ था 3rd क्वार्टर 9th सेंचुरी में। इंडिया में भी आपको कॉन्टेक्ट हुआ जब मतलब इसने रूल करना शुरू किया मुगल एम्पायर। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत जो हुआ उसी समय आपको पर्शियन लैंग्वेज का क्या हुआ एडवांसमेंट होगा, जो पीक फेज बोलते हैं उस समय आपको मुगल के समय में आया। तो हिस्ट्री राइटिंग की अगर बात करें एविडेंस में तो अगर इट हैज़ नो मीनिंग इफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री कुड नॉट बी corroborated और सस्टेन बाय द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं उसका क्या हुआ, हिस्ट्री अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पर्शियन लिटरेचर था उसका हिस्ट्री डिसाइफर, उसी से हम लोग को बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि कौन रूलर था, कि उसने क्या सिस्टम लाया था, कौन सा उसे मोनूमेंट्स बनवाया था, वो सब पता चलता है। इसलिए जो पर्शियन लैंग्वेज है उसे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक तरह से माना जाता है, मतलब लैंग्वेज की तरह अगर देखें तो। सेलिब्रेटेड विथ राइटर जियाउद्दीन बार्नी, जो जियाउद्दीन बार्नी था उसने कौन सा मतलब बुक लिखा था, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था राइटर और जो उनका बुक था। तो जियाउद्दीन बार्नी ने आपको जो जो बुक लिखा था उसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही, पर्शियन लैंग्वेज था। वो आपको मतलब जो पीरियड को कवर किया था बालबन टू मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, अप टू 6 years ऑफ फिरोज शाह तुगलक। देख सकते हैं बालबन का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक, तीनों का इसमें चर्चा था। फिरोज शाही या ये नहीं, फिरोज शाही का मतलब सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ये बालबन से ही शुरू है। डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। बर्नी इज ए डायडेक्टिक हिस्टोरियन हु राइट एज ही हैड मिशन इन लाइफ सम मैसेज इट वाज वांट, मतलब डायरेक्टिक हिस्टोरियन है, मतलब वो मैसेज आपको लिखने के लिए मिशन ही है, मतलब लिखना, तो हिस्ट्री आपको लिखते हैं। Balban traces its lineage from Iranian mythical hero Afrasiab and this had been mentioned in Barni। बार्नी में ये लिखा गया कि जो बालबन था वो ईरानियन से आपको मतलब उसका लीनियज जो था, एंसेस्टर था वो ईरानियन था। तो ये बार्नी का एक और बुक था, इसका नाम था फतवा ए जहानदारी। ये बुक आपको पॉलिटिकल थ्योरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। एक अगर ग्रेटर राइटर ऑफ दिस पीरियड था उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हम लोग पढ़ा था। वो आपको यूनिक पीस ऑफ राइटिंग कॉल साबा के हिंदी उसने लिखा था। खाजम उल फतूर उसने लिखा था। उसमें उसने मतलब इंफॉर्मेशन दिया था मिलिट्री एक्सप्लॉइट मालिक कफूर, जो साउदर्न इंडिया में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये आपको अमीर खुसरो था।
जिसे पैरट ऑफ इंडिया बोला था। खुसरो ऑल्सो रिटन मसनावी भी उसने लिखा था। ये आपको बुक याद रखना, किरान उस सदायान पोएटिक राइटिंग ऑफ इंडिया। दिस बुक टेल अस अबाउट रिकंसिलिएशन बिटवीन भागड़ा खान एंड हिज सन कायकाबाद। तो कायकाबाद के बारे में ये बताया जाता है। इसमें एक और बुक जो राइटर था उस समय शाम्स ए सिराज अफीफ, जो उसने बुक लिखा था तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक हैज हिमसेल्फ रिटन अ बुक फुतुह फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक ने खुद एक बुक लिखा था। मुगल पीरियड में बात करें तो बाबर ने एक बुक लिखा था तुजुक ए बाबरी, जो चगटाई तुर्की था। अकबर इनकरेज राइटर्स टू राइट। अकबर ने खुद पढ़ा लिखा तो मतलब था नहीं, लेकिन बोला था कि एक विजनरी रूलर था आपको। तो अकबर इनकरेज राइटर्स टू राइट बुक। अकबर ने बहुत इनकरेज किया राइटर्स को लिखने के। हुमायूं का जो सिस्टर थी अकबर की, अकबर रिक्वेस्टेड हुमायूं सिस्टर, जो अकबर की जो बुआ थी आपको, जो हुमायूं की सिस्टर थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। उसने जो किताब लिखा था उसका किताब का नाम था हुमायूं नामा, जो पर्शियन लैंग्वेज में था। फिर अकबर ऑल्सो अब्दुल रहीम खान खाना, जो उसने जो आपको बुक को जो ट्रांसलेट किया उस तुजुक बाबरी को, जो पर्शियन लैंग्वेज से किसने ट्रांसलेट किया, बाबरनामा में ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया। तो ये आपको अब्दुल रहीम खाने खाना याद रखना। फिर अबुल फजल की बात करें, उसने अकबरनामा लिखा तो 3 वॉल्यूम्स मतलब कंटेन करता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताएगा, बाबर हुमायूं के बारे में, मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बताएगा। एन अकबरी उसने भी, एन अकबरी भी लिखा था, जो मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आगे बताया गया। अब बोला कि अब्दुल कादरी बादनी था, ये उन त्वारी की किताब उसने लिखा था। वो बोलता था क्रिटिसिज्म उसने अकबर का किया था। न्यूट्रल वन एक जो न्यूट्रल वन किताब उसने लिखा था। निजामुद्दीन अहमद तबकत अकबरी उसने लिखा था आपको। तो ये बुक आपको यहाँ से याद रखना। जहांगीर की बात करें उसने तुझ के जहांगीर लिखा था। अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करें उसने पातशाह नामा लिखा था। साकी मुस्तैद खान की बात करें तो उसने मासीर आलमगीर किताब लिखा। तो ये आप एक बार कम से कम अच्छे से देख लेंगे 2-3 बार, तो आपको याद हो जाएगा। तो ये बुक का नाम था। तो यहाँ हमारा मतलब जो मुगल पीरियड था, जो मेन चीज था वो यहाँ पर खत्म हुआ था। सूफीज्म की बात करें तो सूफीज्म में उतना इंपॉर्टेंट जाना नहीं, ये आपको मतलब मेनली यूपीएससी पीटी में नहीं, ये मेंस में पूछा जाता है। चिश्ती क्या होता है, सरात सूफीज्म क्या होता है, ये हम लोग बाद में जब मेंस का मतलब जो कोर्स शुरू होता है उसमें देख लेंगे। अगर हम लोग अगर नेक्स्ट आपको अगर मराठा पढ़ाएं तो ये भी आपको मतलब ये तो मेनली आपको शुरू हो जाता है यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, बट मराठा की हम लोग यहाँ बात करें जो शिवाजी का पीरियड था वहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर शिवाजी का जो पीरियड हम लोग की अगर बात करें, जो छत्रपति शिवाजी महाराज बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका अगर पीरियड की बात करें तो उनका 1627 से 80 मतलब जो रूलिंग पीरियड था 1620 से 80। अगर यहाँ पर हम लोग जो बोला जाता है कि जो जो शिवाजी जी थे तो उनका जन्म हुआ था इन फोर्ट ऑफ शिवानेर नियर पुणे में। हिज फादर शाहजी भोसले हैज अलॉटेड ए जागीर टू हिज वाइफ जीजाबाई फॉर द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ एंड सन। शाहजी भोसले हैज अपॉइंटेड दादाजी कोंडाडाई एज गार्जियन ऑफ शिवाजी। तो ये जो इनके मतलब जो इनको मतलब जो रखा गया था, इनको जो पालन पोषण शाहजी भोसले ने अपॉइंट किया था दादाजी कोंडाई को गार्जियन ऑफ शिवाजी के मतलब रूप में। तो अगर देखें जो छत्रपति शिवाजी के बारे में, तो ही शोड हिज कैपेबिलिटीज एट ए यंग एज ऑफ 15। तो उसने कैपेबिलिटी उन्होंने अपना कैपेबिलिटी शो कर दिया 15 साल में। व्हेन ही ओवररन फोर्ट्स लाइक रायगढ़ कोंडाना एंड तोरन। ही रियल सक्सेस केम इन 1656 एट द एज ऑफ 18। जो 1656 में उन्होंने रियल सक्सेस पाया 18 के एज में। ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ जवली फ्रॉम चंदेर राय मौर्य मराठा चीफ। इनिशियली इन हिज कैरियर शिवाजी वाज अटैकिंग द मराठा चीफ टेरिटरी ऑफ बीजापुर किंगडम। उन्होंने अटैक किया टू डील विद शिवाजी। The Bijapur ruler appointed Afzal Khan, but in their devil attack in 1659, Shivaji killed Afzal Khan and looted his arms and weapons. अगर बात करें औरंगजेब से, तो औरंगजेब का भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड था आपको मराठा एम्पायर से। तो औरंगजेब डिप्यूटेड शाइस्ता खान अगेंस्ट शिवाजी इन डेक्कन, बट लेकिन शिवाजी के अब क्या सफर लॉसेस, शुरू में तो सब लॉस सफर किए, बट उसके बाद उसने इंटर किया कॉम्प शाइस्ता खान नाइट एंड किल्ड हिज सन। अपने सन को मार दिया। तो शिवाजी लूटेड द मुगल फोर्ट ऑफ सूरत। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फाइनली इन 1665 औरंगजेब डिप्यूटेड जय सिंह अगेंस्ट शिवाजी एंड जय सिंह फोर्स शिवाजी टू साइन ए ट्रीटी। दिस ट्रीटी नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसने मतलब शिवाजी को फोर्स किया ये साइन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी शिवाजी हैज टू सरेंडर 23 फोर्ट्स सरेंडर करना था आउट ऑफ 35 फोर्ट। जय सिंह ऑल्सो कन्विंस शिवाजी टू पे विजिट टू आगरा इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। लेकिन वहाँ जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनको वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करवाया गया औरंगजेब। उसके बाद औरंगजेब ने अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन 1660 में शिवाजी आपको एस्केप कर गए, आपको फाइनली रीच डेक्कन। आफ्टर दिस ही अगेन रिन्यूड द अटैक एंड लूटेड सूरत फोर्ट इन 1670 अगेन। अगर 1674 की बात करें तो ही कोरोनेटेड हिमसेल्फ इन फोर्ट ऑफ रायगढ़। उसने फिर से उनका कोरोनेशन हुआ। फिर कोरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म किया गया आपको प्रिस्ट से, जो वाराणसी के प्रिस्ट थे, उनका नाम था गंगा भट्ट। 1680 शिवाजी डाइड। ये शिवाजी के बारे में था। अगर आप तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम डेक्कनी स्टेट्स।
उसे बड़ो किया गया था। 8 लीडिंग मिनिस्ट्री था, जिसका जो 8 लीडिंग मिनिस्ट्री था उसे अष्ट प्रधान कहते हैं। 8 प्रधान मतलब अष्ट, 8 लीडिंग मिनिस्ट्री था। तो मिनिस्ट्री की बात करें जो सबसे पहला मिनिस्टर पेशवा था। पेशवा किसे फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता, फाइनेंस का काम करता। 9.5 देखे तो आर्मी, आर्मी का मतलब हेड था। मौजूमदार की बात करती है, अकाउंटेंट था। तो वाक्या नवीस की बात करें, इंटेलिजेंस ऑफिसर था। पोस्ट एंड हाउस हेल्प, श्रू नवीस एंड चिटनिस की बात करते हैं, किंग्स का कोरेस्पॉन्डेंस था, आपको उसका देखभाल करता था। सुमंत और दाविर की बात करें तो फॉरेन अफेयर्स में हो गया। पंडित राव की बात करें रिलीजियस हेड था। न्यायाधीश की बात करें जस्टिस था। बोला था शिवाजी यूज टू गिव कैश सैलरीज टू रेगुलर सोल्जर्स बट हायर ऑफिसर्स वेर पेड बाय द अलॉटमेंट ऑफ द लैंड नोन एज सर्जम, सर्जम एंड मोकासा। तो ये आपको अगर मतलब कब कैश में पे करते थे तो सोल्जर्स को, तो उन्हें कैश सैलरी भी दिया जाता था। और नहीं तो अगर मतलब लैंड को अलॉटमेंट किया कि अगर जो हायर ऑफिसर होते वो लैंड का अलॉटमेंट किया जाता था, उसे हम सर्जनम और मुकासा बोलते हैं। चौथ जो बोला था, जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, चौथ, इस चौथ का मतलब क्या, 1/4 ऑफ द लैंड रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अगर ये आउटसाइड मराठा टेरिटरी में कलेक्ट किया था। सरदेश मुखी की बात करें तो 1/10 ऑफ द लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया था। सरदेश मुखी और चौथ याद रखना। अगर बारगिट सोल्जर की बात करें तो वेपन्स एंड हॉर्सेज वेर पेड बाय मराठा स्टेट। वेपन्स और जो हॉर्सेज था वो मराठा स्टेट द्वारा पेड किया जाता था बारगिट सोल्जर को। सिलेदार सोल्जर्स की बात करें तो दे ब्रिंग देयर ओन हॉर्सेज, वो अपना हॉर्स खुद लाते थे और वेपन्स भी खुद लाते थे, लेकिन वो सैलरी आपको हायर रिसीव करते थे, मतलब बारगिट्स के मुकाबले। तो ये आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इतना ही हम लोग मतलब जो मेन जो हमारा टॉपिक था आपको मुगल एम्पायर से रिलेटेड, मराठा एम्पायर से रिलेटेड, ये मेडिएवल का मतलब हम लोगों ने मेडिएवल का जो पार्ट था वो एंड कर दिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट, क्योंकि मेडिएवल से क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो जो मेन मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या हो गया, नहीं तो फिर आपको अकबर से रिलेटेड हो गया, जो उसने रिफॉर्म लाया था, या आप बोल सकते हैं मराठा एम्पायर से यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना भी रिफॉर्म था, या मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वहां से पूछा जाता। तो इसने इसलिए मतलब जितना जो कम टॉपिक था, मतलब जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट वो हम लोग डिस्कस कर ले। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, ये हिस्ट्री का ही पार्ट होगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा। जो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी